कि नॉर्मली कोई बंदा फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो सारी चीज इंटरफेस में ही दिख जाती थी, तो वो किसी भी तरीके से कर सकता। हम्म। उनका सारा चीज इंटरफेस में ही मिल जाता है इसीलिए। लेकिन पावर भी है कि टैबलू का इंटरफेस पे नहीं मिलता, उसको राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है या फिर लाना पड़ता है, देखना पड़ता है। इसमें कौन सा डेटा था आपका? स्क्रीन तो भी हम मेरे को इस बेसिस पे इसको सेग्रीगेट करना इसके नेम के बेस है। पे, यहाँ पे ये जो नेम है इसके बेस से आना चाहिए। हाँ सर, जैसे कि जैसे प्रकाश का ऑपरेशन है तो उसका डेटा सारा एक फाइल में सेव हो जाए, पूरी लाइन अलग फाइल में आ जाए। एक पूरी लाइन पूरी अलग फाइल में है। हम्म। इसके अलावा और कुछ भी था क्या? नहीं नहीं, बस यही था। बस इतना ही करना। हम्म। आप इसको यही कर सकते हैं, पहले इस वाले पूरे कॉलम को डिस्टेंस वैल्यू ले लोगे, इसमें से जो भी चीज़ है डिस्टेंस वैल्यू, और उसके बेस पे क्या होगा कि रिपीट नेम भी है क्या? नहीं, रिपीट नहीं है, सारी यूनिक है। सारे यूनिक है। हम्म। जोन जोन वाइज भी लेना है क्या? नहीं, जोन वाइज नहीं लेना, पर ये तो मैं वो तो हट जाएगा, वो तो बस मेरे को एमडी वाइज चाहिए। और सबका दोबारा एक्सेल फाइल पे चाहिए, फिर नॉर्मली कोई भी फाइल पे चाहिए? इसी इसी पर तो चाहिए। तो फिर नॉर्मली आप इसके लिए पांडास पे यूज सीट में एक बार आप बताओ। पीटी डॉट। इसके लिए एक्सेल का इंस्टेंस और बच्चों को ना सर्टिफिकेट करें। वो तो आइडिया नहीं। नहीं, वो तो फर्स्ट टाइम ही रहता है। लास्ट यही यहीं पे। हम्म, नहीं।
यही डेटा था हम्म। ना। एक्सेल का एक्सटेंशन डाउनलोड करना इंस्टॉल पेन फाइल, ये एक्सेल फाइल रीड करने का एक्सटेंशन। आईटी का दाम तो सही से चल रहा है तुम लोग का? अब नहीं आ रहा सर, उन्होंने पता नहीं मेरे अंदर कर दी था। एक हफ्ते से मेरा भी नहीं चल रहा था, आज इन्हीं के पीछे हो गया मैंने कि वरना मेरे में नहीं हो रहा था। क्योंकि ये डाउनलोड होगा उसके बाद ही कुछ फाइल। बाकी तब तक जो क्लास में चल रहा था वो देख लेते हैं, या तो फिर आप 10 मिनट रुक जाना क्लास के बाद, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाईफाई से चल ही नहीं रहा, फोन वाले से इतना स्लो है कि दिखाई नहीं रहा। ये इंस्टॉल करने के बाद ना ये एक्सेल फाइल रीड कर लेगा। रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लॉजिक लगाएंगे कि हमें कौन सा फाइल चाहिए, उसके बाद कैसे सेव करना है, उसका ऑनलाइन कोड है। बाकी तब तक एनएलपी का बेसिक्स ओवरव्यू। एनएलपी होता क्या था, पिछले क्लास में थे ना? नहीं था? बताओ। नहीं आए थे? चलो कोई नहीं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका यूज केस कहीं पे दिख रहा है या फिर कभी यूज कर रहे हो अभी? बताओ जनाब, कहीं यूज कर रहे हो? अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो यूज नहीं करता हो एनएलपी को, और इसका बिना यूज किए आपका भी टाइम चलता होगा, मोबाइल चलता होगा, या फिर कोई टास्क करते हो तो इसी का यूज कर रहे हो। समझ में समझ में आ गया? पहला ये, दूसरा ओके गूगल बोलते हो, है सीरी बोलते हो, तो बेसिकली क्या है, एनएलपी का ही पार्ट है। क्या आप क्या कहते हो, नेचुरल लैंग्वेज पे जो भी चीजें बात कर रहे हो किसी भी सिस्टम से, तो जो भी हमारे पास होता है ना, जो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो मशीन कैसे समझेगा, तो वो सारा चीज स्क्रैच से डिफाइन करते हैं हम लोग किसमें, एनएलपी में, कि नेचुरल लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करेगा कोई सिस्टम, इसी को हम लोग एनएलपी बोल रहे हैं। अब ये सारा चीज हम लोगों को पता है, यूज केस दिख रहा है कि आप चीजें क्या कर रहे हो, कैसे सारी चीज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, कि आखिर फिर ये चैट जीपीटी या फिर चैट बॉट कैसे हमारे बातों को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्टली वर्ड समझ नहीं सकता, इमोशन समझ नहीं सकता, तो उसे कैसे पता चलता है कि हम उनसे क्या पूछ रहे हैं। कि आप चैट जीपीटी में कुछ भी लिखते हो इंग्लिश वर्ड, एंड वो क्या करता है उसके हिसाब से आंसर करता है, तो उसको कैसे समझ में आ रहा है? हम्म? क्योंकि जो भी हमारे पास मशीन होता है उसको सिर्फ 0 1 समझ में आता है, आपको भी पता है। कोई भी मशीन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो क्या होता है, 0 1 में ही काम करता है। तो ये डायरेक्टली, नॉर्मली मान लो कोई नंबर है, ये 65 है, तो मान लो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 0 1 में। उसके लिए क्या मेथड होता था चेंज करने के लिए, बाइनरी सिस्टम होता था। बाइनरी सिस्टम बेसिकली क्या करता था, कोई भी नंबर को 0 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये क्या है, इंग्लिश में टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट को नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास पहले से ही कीवर्ड में होता है जिसको बोलते हैं आस्की।
याद होगा तो। जैसे ए का आस्की वैल्यू कितना होता है, 67। बी का कितना होगा, 68। इस तरीके से कीबोर्ड में जितने भी आपके पास है ना सिंबल्स, सबका एक आस्की वैल्यू है। और ये आस्की वैल्यू क्या होता है, 0 1 में चेंज होता है, देन उसके बेस पे हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गया हमारे वर्ड लेवल पे, सॉरी ये कैरेक्टर लेवल पे। अब हमारे पास वर्ड है, कि मान लो मैंने बोला एप्पल। अब इसका क्या नंबर देंगे हम लोग। इस तरीके से हमारे पास इंग्लिश में क्या है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ वर्ड्स होंगे। अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, कि मान लो एप्पल को हमने एक वर्ड भी दे दिया, मान लो कितना बोल दिया, इसको 1 बोल दिया। बॉक्स को मैंने बोल दिया 2। इस तरीके से इसको भी नंबर दे दिया। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है, इसका यूज केस उसके अलग अलग वर्ड्स पे डिपेंड रहते हैं। जैसे एप्पल फोन बोला, और एप्पल फ्रूट, दोनों में तो हमने एप्पल ही यूज किया है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक खाने वाला है और एक चलाने वाला है। तो ये आपको पता है। लेकिन मशीन्स को अगर नंबर के बेस पे ट्रेन करेंगे तो इसको भी 1 बोलेगा, इसको भी 1 बोलेगा, इसका कुछ नंबर होगा, इसका भी कुछ नंबर होगा। तो वो नंबर के बेस पे कैलकुलेट करेगा। लेकिन एप्पल का नंबर अगर सेम रहा तो वो क्या बोलेगा कि दोनों सेम चीज़ है। तो वहाँ पे भी क्या है, प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं कि आगे पीछे का जो भी वर्ड्स रहेगा उसके बेस पे कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करके, है ना। तो ये सारा चीज़ प्रॉब्लम को हम लोगों ने धीरे धीरे सॉल्व किया, तब जाके आपका आज चैट जीपीटी बना है ना। तो जो हम लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं एनएलपी का फाउंडेशंस, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिक्स, कि आप कैसे नंबर में कन्वर्ट करते हो। देन नंबर से कैसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्रामर में रूल्स होते हैं। तो रूल्स को फॉलो करके ही क्या करते हो, आप आंसर करते हो या फिर कुछ भी जवाब देते हो, कुछ भी राइट करते हो। तो चैट जीपीटी का भी वैसा ही रिस्पॉन्स करना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि वो हमारा काम आसान कर रहा है। तो जिस तरीके से एक ह्यूमन कर रहा है, उसी तरीके से उसको भी काम करना चाहिए। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, इन्हें मैथमेटिकली के थ्रू कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ लाइब्रेरीज होगी जिसका यूज़ करोगे। तो इसमें दो फेमस लाइब्रेरी होता है, एनएलटी के, और दूसरा हमारे पास होता है स्पाइसी, जो मार्केट में यूज़ होता है। तो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले कि हमारे पास पूरा एक डॉक्यूमेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें मल्टीपल टेक्स्ट है। उसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिक जो हमने यहाँ पे बताया, कि सारे वर्ड को लेंगे और सारे वर्ड को क्या कर सकते हैं, एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। देन वो सारा चीज़ फिर क्या होगा, फिर उसमें भी आगे जाके प्रॉब्लम आएगा कि कॉन्टेक्स्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, कि तो दोनों एप्पल को सेम समझ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे। देन उसके बाद भी क्या होगा, मान लो कॉन्टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया, उसके बाद और क्या चीज़ें हो सकती है, एज ए ह्यूमन आप क्या क्या चीज़ें और भी एक्सपेक्ट करते हो कि कोई जवाब दे, अगर आप कोई चीज़ क्वेश्चन करते हो। इमेज के बेस पे तो बोला हुआ है, अभी टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ। अभी क्या लेके चल रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड सारा चीज़ लेके चल। तो और क्या चीज़ लेके चल सकते हैं, कि हम लोग एक या दो वर्ड बोले, उसके बेस पे क्या हो कि सामने वाला समझ जाए, अगर मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूँ तो। चैट जीपीटी में यही करते हैं ना, कि दो चार वर्ड लिखते हैं सही से, मतलब ग्रामेटिकली सही नहीं हो तो भी क्या करता है, वो आंसर देता है ना। तो वो सारे चीज़ पे क्या करते हैं हम लोग, कि उसमें स्पेसिफाई करते हैं कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि सारे वर्ड का सेम इंपॉर्टेंस तो होगा नहीं, तो कुछ वर्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो वो सारा चीज़ हम लोग धीरे धीरे डिफाइन करेंगे। इतना समझ में आया। देन उसके बेस पे हमारा क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कि मान लो अगर अच्छे से मशीन हमारे वर्ड्स को समझ पा रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पहला, कि वो सेंटिमेंट, या फिर क्या कर सकता है, सेग्रीगेट कर सकता है हमारे टेक्स्ट को। सेग्रीगेट मतलब रिव्यू टाइप का, कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। हम लोग जैसे सेंटेंस लिखें वो बता देगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पहला क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दूसरा क्या कर सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम है, सेगमेंट कर दिया ना वो, किस सेगमेंट के बेस पे कर सकते हो। दूसरा हमारा क्या रहेगा, आप चैट कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या रहेगा, कि आप क्यूएनए बना सकते हो, मतलब कुछ क्वेश्चन दोगे वो आंसर देगा जिस हिसाब से उनके पास डेटा होगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि अगर ये पूरे इंटरनेट के डेटा से क्या होगा, ट्रेन हुआ रहेगा, पूरे इंटरनेट से कोई भी सवाल पूछेगा तो जवाब दे देगा। जैसे अभी चैट जीपीटी है, वो क्या है, पूरे इंटरनेट से ट्रेन हुआ है। इंटरनेट में जो भी डेटा होगा उससे उसको ट्रेनिंग मिली है, उसके बेस पे क्या करेगा, वो जवाब देगा। तो यही चीज़ हम लोग क्या करें यहाँ पे सॉल्व करें। देन एक हमारे पास सबसे यूज केस रहता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन का,
है ना। जैसे गूगल ट्रांसलेशन यूज़ करते हो, तो वो भी क्या है, एनएलपी का ही प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया है। जैसे आप क्या करते हो, ABCD लिखते हो और ये कहाँ होता है, तो ये कैसे समझ में आता है कि कौन सा चीज़ क्या होगा। तो वो चीज़ हमें कहाँ पे मिली, इंटरनेट से मिला है कि सेम चीज़ हम लोग ने हिंदी में भी लिखा था और सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा था, तो कौन से वर्ड के बदले कौन सा वर्ड आ रहा है। तो वो सारा चीज़ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं एनएलपी के थ्रू। इसीलिए अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ का है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें सिर्फ डिसएडवांटेज क्या होगा, कि अगर ये इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो सब लोग यूज़ भी कर रहे हैं, तो इसका डिसएडवांटेज भी है अभी तक। तो स्टार्टिंग में जितना भी था वो हमने सॉल्व किया। अब जो हमारे पास चैट जीपीटी है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, कि वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा लेता है। उसका अभी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो रिसोर्स बहुत ज़्यादा ले रहा है। रिप्लाई का क्या हुआ?
स्टार्ट करेंगे वो नहीं होता कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट है सबसे बेसिक कि आपके पास जो भी टेक्स्ट होगा उसको नंबर में कन्वर्ट करना आपका प्रायोरिटी रहेगा। इससे पहले हम लोग किसमें इमेज वाले डेटा पे काम कर रहे थे। इमेज और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं? इमेज हमारा पिक्सल के फॉर्म में था, प्लस इमेज जो है ना वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस। इन द सेंस कि अगर मैं सेम इमेज इंडिया में किसी को दिखाऊंगा और वही मैं यूएस यूके में जाऊंगा, जो चाहे कोई लैंग्वेज समझता हो या ना समझता हो लेकिन वो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है इमेज के बेस पे, है ना। और यही चीज़ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ हिंदी में सड़क। अगर मैं यूके और यूएस चला जाऊंगा, अगर मैं वहां पे सड़क बोलता हूँ तो उसको समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो उसे समझाने के लिए फिर मुझे क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा उसके लैंग्वेज पे। जो बाय डिफॉल्ट अगर इंग्लिश में बोलोगे तो रोड होगा, है ना। लेकिन इमेज के केस में ऐसा कुछ था, तो हम लोग वहां पे सिर्फ डायरेक्टली पिक्सल के फॉर्म में काम कर रहे थे और हम लोग अपना न्यूरल नेटवर्क बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी नंबर के फॉर्मेट में, या फिर आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन का यूज करते हो तो उस समय भी यूज करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट पहले क्या करना होगा, आपको सारी चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट में चेंज करना, मतलब नंबर्स के फॉर्म में। इसको भी नंबर के फॉर्म में चेंज करोगे और इनको भी नंबर के फॉर्म में चेंज करोगे। अगर ये दोनों नंबर सेम हुए तब उसका मीनिंग क्या होगा कि सेम है, अदरवाइज डिफरेंस है। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। देन ये नंबर पे चेंज करने के बाद आपका क्या होगा, मॉडल बनेगा। तो सबसे बेसिक ओवरव्यू बनाता हमारा मशीन लर्निंग पे, मॉडल बनाते थे। तो मशीन लर्निंग में मॉडल्स क्या बनता था, क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम कैसे बनाते थे कि उसमें एक्स होता था और वाई होता था, याद है ना। एक्स और वाई को मिलकर हम लोग ट्रेन करवाते थे कि ये एक्स है उसका वाई ये है। इसी तरीके से मल्टीपल डेटा के बेस पे ट्रेन करवाते थे। एंड देन दोबारा जब पूछते थे कि एक्स डेस्क के बेस पे वाई डेस्क क्या होगा, तो वो आंसर करता था, चाहे कुर्सी कुछ भी हो, लेकिन वो आंसर कुछ ना कुछ आपको देता था। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स डालेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ें होनी चाहिए वो बताएगा। तो हम लोग बेसिक मशीन लर्निंग पे सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे क्या होगा कि आप लार्ज डेटा पे काम नहीं कर पाते थे, तो हमें लार्ज डेटा के लिए किस में जा रहे थे, डीप लर्निंग में जाएंगे। तो डीप लर्निंग में क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क्स होंगे। अब न्यूरल नेटवर्क से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्या रहता था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें बेसिक हमारा सॉल्व हो जाता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि आगे जाके देखोगे कि जो हमारा वर्ड्स रहता है कि दिस इज अ टॉय, है ना। तो आप देखोगे सारे वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होता है, मैटर करता है। अगर मैं इसको किसी भी अदर सीक्वेंस में लिख दूँ, दिस टॉय अ इच, तो ये चीजें समझ में आ रही है। तो इसमें क्या होगा, सीक्वेंस मैटर करता था। और न्यूरल नेटवर्क में क्या था कि जो डेटा था वो सीक्वेंस में नहीं जा रहा था। तो हमें क्या करना होगा कि अपने हिसाब से सीक्वेंस सेट करना पड़ता था। तो जब हम लोग सीक्वेंस सेट करते हैं तो हमारे पास नया न्यूरल नेटवर्क बनता है जिसको हम लोग आगे जाके बोलेंगे आरएनएन। आरएनएन में भी फिर क्या प्रॉब्लम होने लगा कि कुछ वर्ड्स इतने छोटे हैं तो काम चल जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, लॉन्ग सेंटेंस रहता है तो उसका कुछ फर्स्ट के वर्ड्स लास्ट के वर्ड से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है। कि लास्ट का जो वर्ड रहेगा वो फर्स्ट वाले से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, मतलब इसके बेस पे ही मीनिंग चेंज होगा। लेकिन आरएनएन में देखो कि जैसे जैसे वर्ड का कॉन्टेक्स्ट बढ़ता है तो हमारा क्या होता है, चीजें लूज होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्यादा स्टोर नहीं रख सकते। ज्यादा स्टोर रखेंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी का। तो जो आरएनएन में मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा था कि हम लोग ज्यादा स्टोर करेंगे तो मेमोरी का प्रॉब्लम आएगा, कम स्टोर करेंगे तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाएगा। कि लॉन्ग सेंटेंस रहा तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट लूज कर जाएगा, है ना। तो फिर हमने क्या बनाया कि इसी को बेटर करने के लिए हम लोगों ने कुछ वर्ड्स का लॉन्ग टाइम तक रखा और कुछ वर्ड के लिए शॉर्ट टाइम तक रखा। तो इसीलिए हमारे पास उसमें आ गया LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। कि कुछ वर्ड्स के लिए हमने लॉन्ग रखा और कुछ की क्यों, कि ताकि उनका कॉन्टेक्स्ट बना रहे। इसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगा कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म के बेस पे चीजें आ रही हैं, लेकिन इसमें भी क्या रहेगा कि मेमोरी का ही रहेगा। देन इसके बेस पे हमने क्या यूज किया, अटेंशन मॉडल्स। कि आगे जाके अटेंशन मॉडल्स यूज करेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, ये ना इन चीजों को ना करके वो क्या करता है, एक मॉडल तैयार करता है जो जनरेटेड रहता है। कि आप क्या करते हो, ट्रेन करते हो कि कौन से वर्ड के बाद क्या आएगा। इसको बोलते हैं टेक्स्ट जनरेशन। कि आपने लिखा दिस, तो दिस के बाद किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो मैंने लिखा इज,
देन इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो ए, मतलब जो भी चीज़ आप ट्रेन करोगे तो ये क्या करता था, उसी के बेस पे काम करता था टेंशन मॉडल्स। तो ये क्या करता था, प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता था। तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम कर रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ वर्ड्स के बाद ये भी एरर देगा कि कौन सा वर्ड किसके बाद होगा। वो बेसिकली हम लोग छोटे डेटा में तो नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज डेटा चाहिए, बिग डेटा चाहिए। तो आपके लिए क्या होगा, बिग डेटा। तो इसीलिए हमने क्या किया, अटेंशन मॉडल से ही हमने एक बड़ा एक मॉडल बनाया जो 2017 में आया था आपका, ट्रांसफॉर्मर्स का। ये क्या करता है, इस मल्टीपल अटेंशन मॉडल्स को यूज करके टेक्स्ट जनरेट करने का काम करता है। जब हम लोग फिलहाल यूज कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर ही है, कि इसका आर्किटेक्चर बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा ट्रेन हो जाएगा। जैसे ही ट्रेन हो गया तो इसका कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, सारी चीजें इंप्रूव हो गई, कि जो भी चीजें थी वो इंप्रूव हो गया। पहला हमारे पास मॉडल था जीपीटी का, और जो दूसरा था हमारे पास वो रहेगा आपके पास जीपीटी, और एक हमारे पास बर्ड का होगा। ये दो मॉडल आए थे उस टाइम, जिसका अभी भी यूज हो रहा है, बर्ड और जीपीटी। तो बर्ड क्या करता था, टेक्स्ट जनरेट करके देता था। इसका काम सिर्फ होता था कि आगे का टेक्स्ट क्या होगा ये जनरेट करके आपको दे देगा। और जीपीटी क्या करता है कि आप उस टेक्स्ट के बेस पे समराइज कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट को भी निकाल सकते हो। तो ये इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं अभी, तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हुए हम लोग आर एन एन, एल एस टी एम, अटेंशन, देन ट्रांसफॉर्मर, देन बर्ड और जीपीटी। एंड देन बर्ड और जीपीटी के बेस पे क्या होगा कि अलग अलग कंपनी ने अपना खुद का मॉडल बनाया, उसमें से एक चैट जीपीटी। और उसके बेस पे क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं एलएलएम्स। तो वो एलएलएम का पार्ट देखेंगे। कॉन्टेक्ट समझ में आया कि कहाँ से कौन सी चीजें चलेगी। तो इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करना होगा, मतलब डेटा क्लीन करना पड़ेगा। जो भी आपके पास टेक्स्ट है उसको आपको क्या करना होगा, क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन क्यों करते हैं, बेटर रिजल्ट के लिए। जब हम लोग क्लीन करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है टोकनाइजेशन का। टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, चंक्स। कि आपके पास कोई भी सेंटेंस होगा या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, उसको क्या करते हो, वर्ड बाय वर्ड डिफाइन करते हो, कि हर एक वर्ड को क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे। या तो पूरा एक एक सेंटेंस एक साथ रखेंगे। इस तरीके से हमारे पूरा डॉक्यूमेंट में क्या होगा, अलग अलग सेंटेंस। जैसे हमने वर्ड को अलग कर लिया, अब इसको क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इससे पहले हम लोग क्या बेसिक्स फॉर्मूला यूज कर रहे थे, बताओ। मशीन लर्निंग में कुछ तो यूज कर रहे थे अजनान। हाँ जी सर। डेटा चेंज करने के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, टेक्स्ट को नंबर में चेंज करने के लिए क्या मेथड यूज कर रहे थे, अगर याद है तो इनकोडर्स यूज कर रहे थे। तो सबसे बेसिक इनकोडर कौन सा था, वन हॉट इनकोडिंग, कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा क्या होता है, एनएलटी के हमने बताया एक लाइब्रेरी है। इसमें क्या है कि सारी चीज आपको मिल जाएंगी। जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसमें पंचुएशन मार्क की जरूरत है वर्ड के लिए। इंपॉर्टेंस तो नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वर्ड के बेस पे निकाल रहे हैं, ना कि कुछ एक्स्ट्रा सिंबल के बेस पे। तो ये पंचुएशन मार्क्स आपका क्या है, इस वाले सेक्शन में रहता है पहले से, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो। देन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि हमने क्या किया, एक सेंटेंस लिया है और इसको क्या किया, वर्ड में कन्वर्ट किया है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग भी साथ में कर लो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल एनएलटी के 3.8। ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी है। ये आपका एक लाइब्रेरी है, इसको आप इंस्टॉल करोगे। क्यों इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी रिलेटेड ग्रामर्स हैं वो सारा चीज आपके इसमें प्री डिफाइंस है। कि आप क्या करते हो, वर्ड से नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, सारा चीज प्री डिफाइंड है। देन जैसे डाउनलोड कर लेते हैं तो इसको क्या करोगे, इंपोर्ट एनएल टीके।
एंड देन फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें टोकनाइज, वर्ड टोकनाइज और सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग वर्ड टोकनाइज कर रहे हैं। वर्ड टोकनाइज का मीनिंग हमने बताया क्या होता है। टाइप हो रहा है तुम्हारा, क्या बना रहे हो? बना हम्म, चार्ट जीपीटी से कुछ तो इधर देख लो, ये डाउनलोड हो गया। गंदा ऐसा चार्ट जीपीटी अभी तक मैं आपके एक बड़ा क्लास के बाद चलो इधर देखो पहले तुम, इंस्टॉल कैसे करना है, पिप इंस्टॉल। और ये वर्जन, ये जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें क्या है, कुछ बग्स हैं। एनएलटी की नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। तो ये हमारा टूल किट है, जिसमें क्या होता है कि आप एक एक वर्ड कैसे रीयूज कर सकते हो किसी भी सेंटेंस से। कि मान लो आपके पास इस तरीके से सेंटेंस है, आपके पास ये सेंटेंस है, इसमें से एक एक वर्ड लेना है, तो कैसे लोगे बताओ। बेसिक फंक्शन में कैसे, पाइथन का फंक्शन हम यूज करके इसको क्या करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, हाँ, तो लूप चलाओगे। तो वही चीज हमारे पास क्या है, वर्ड टोकनाइज में पहले से डिफाइन है कि वर्ड टोकनाइज एक फंक्शन है। उसमें क्या करो, आप वर्ड टेक्स्ट पास करो, वो क्या करेगा, सेम लूप में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा, ये आपको लिस्ट में भी क्या करेगा, क्रिएट करके दे देगा। कोई बात तो नहीं इससे लेके आते अरे यश को दे दो आपका चार्ट ऐसा खराब कर दिया बगल वाली क्लास से लेके आ जाओ ना। कहाँ पे? आगे वाली से। ऐसा नहीं विश्वास नहीं नहीं, क्योंकि मेरा भी लैपटॉप डाउन हो रहा है ना। इस वाली में मेरा भी लैपटॉप हो रहा लेके आ जाए डन हो रहा है। इसकी मैं कर दे रहा अगर इसमें नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, गूगल कॉलेब, इसमें क्या रहता है पहले से डाउनलोडेड। कॉलेब में आपका पहले से डाउनलोडेड रहेगा, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। उसमें बस इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट तो ये हमने क्या किया है कि एनएलपी, मास्क, मेक मशीन्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। देन इन्होंने एक्सक्लेमेशन को अलग रखा है, इट्स को अलग रखा है, एस को रखा है, अमेजन को और डॉट को अलग रखा है। तो ये चीज हम लोग क्या कर रहे थे कि नॉर्मली खुद से भी कर सकते हो, और जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उसका भी यूज कर सकते हो। प्री डिफाइंड में क्या रहता है कि आपको सारा लॉजिक लिखना नहीं पड़ता स्क्रैच से। कैसे स्टार्ट कॉलएप डॉट मी लिखोगे ना, गूगल पे आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस के लिए भी कर सकते हो। सेंटेंस के लिए हमारे पास सेंटेंस टोकनाइजर रहता है, और इसमें क्या पास करेगा, सिर्फ टेक्स्ट पास कर। तो अगर आप देखोगे जितने आपके पास सेंटेंस होंगे, वो अलग अलग लिस्ट में आपको दिखेगा। ये दिख रहा है, लिस्ट वन में हमारे पास क्या है, पहला सेंटेंस, और दूसरे में क्या है, इट इज बिजी। दो सेंटेंस आपको मिले। अब इसमें आता है डेटा क्लीनिंग का। डेटा क्लीन कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, सर फायदे क्या होगा पढ़ाई हम्म, फायदे एक बार डाउनलोड, ये डाउनलोड हुई
कैसे नहीं चल तो रहा है, बट यही कि कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फोन से चला रहा हूँ। आप लोग आपका भी नहीं चल रहा? अभी तो बना ही रहे, आज भी आया हुआ वाईफाई वाला, पता नहीं। मैं दूसरे नंबर अपने मन पे लगा दिया। ये तो साइन नहीं मांग रहा है। क्योंकि डाउनलोड के बिना तो नहीं चलेगा ये, या तो फिर इंटरनेट में गूगल कोलैब चलाओगे तभी चलेगा फिर। साइन इन मांग फर्स्ट टाइम हमें डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना। रहा है। कोई गूगल का नहीं है क्या उसमें, मतलब कोई भी जीमेल लॉगिन नहीं है क्या? कोई नहीं, थ्योरेटिकली देखते हैं फिर थोड़ा सा। बाकी नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स रिमूव करना तो कैसे करेंगे? नॉन अल्फाबेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन मार्क हो गए, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए, जैसे हमारे पास क्या था, नंबर्स हो गए। ये था ना, एक्सक्लेमेशन मार्क्स था, देन डॉट था। इसका हम एक सेंटेंस में रखेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, आपके साइज को इंक्रीज करेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो हमारे पास इज अल्फा करके फंक्शंस था, याद है? टेक्स्ट फंक्शंस, कुछ तो बताओ। इस फंक्शंस क्या था कि हमारे पास चेक करता था कि वो अल्फाबेटिकल है या नहीं है, वो बेसिकली था। तो हम लोग चेक करते थे। देन इसमें स्टॉप वर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। स्टॉप वर्ड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? जैसे दिस इज अ बॉय और दिस इज बॉय, दोनों में क्या चीज डिफरेंस था? मैंने बोला दिस इज अ बॉय और दिस इज बॉय, दोनों का मीनिंग सेम है या अलग अलग है? ये बताओ। या लड़का है और या एक लड़का है ना? तो बेसिकली दोनों का मतलब अगर आप देखोगे तो एक ही होता है कि एक ही लड़का हमारे पास है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा रहता तो बॉयज लिखते हैं, है ना? इसका मतलब ए हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक करने के लिए। तो ये जो ए हो गया, इज हो गया, तो ये क्या है, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जिसका अगर आप सेंटेंस से हटा भी दोगे ना, तो बेसिकली उसका कुछ ना कुछ सेंटिमेंट या फिर मीनिंग है। दिस बॉय, तो ये कह सकता है यह लड़का, क्योंकि इसका क्या मीनिंग है, था, यही है ना, तो इसको हम लोग रख भी सकते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर यूज होते हैं ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स, जिसको अगर आप सेंटेंस में नहीं रखते सर तो, आप इतना अंदर क्यों नहीं क्योंकि यही चीज हमारा क्या होता है, स्टॉप वर्ड्स होते हैं। दिस इज बॉय सर व्हाट इज दिस क्या चीज? दोनों में अगर हम लोग ए और ए को नहीं रखते हैं तो भी हमारा काम बन रहा था। नहीं नहीं सर जब बॉयज आ रहे हैं तो आ रहा है ना इसकी आएगा ये तो मैंने बाद में आपने लगाया। गलत बोला यार आपने दिस इज द बॉय दूसरा होगा इज दिस अ बॉय जो मैं बता रहा हूँ वो सुना करो। दिस इज अ बॉय और दिस इज बॉय, ये मैंने लिखा है और यही चीज पूछ रहे हैं। अब इसमें से जो ए है वो आप क्या कर सकते थे, रख भी सकते थे, नहीं भी रख सकते थे। एंड देन जब आपके पास लंबा कॉन्टेक्स्ट होता है तो इस भी क्या है, उतने काम का नहीं होता है कि आपका, दिस बॉय कि अगर सारा चीज प्रेजेंट में चल रहा है तो दिस बॉय बोलते हैं ना, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो उसमें ये फिर बोलते हैं दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से दिस बॉय भी एक साथ आ सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कुछ वर्ड्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं लेकिन उसका क्या है, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है हमारे सेंटेंस को या फिर मीनिंग बनाने में, तब हम लोग क्या करते हैं ना, उसको स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। इसको आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव क्यों करेंगे, ये भी क्वेश्चन रहेगा, है ना? तो रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि जब भी आप वर्ड्स लोगे, और दूसरा कि हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपको ट्रेनिंग में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, मेन वर्ड है, हम लोग उसको रखते हैं, बाकी सबको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं।
तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड स्टॉप वर्ड है कौन सा नहीं है? तो ये आप खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा कि आपको प्री डिफाइंड लाइब्रेरी में ही मिल जाएगा। तो वो कहाँ पे मिलेगा? तो आपके पास होता है स्टॉप वर्ड्स का कॉर्पस, कि एनएलटीके में आप डाउनलोड कर लेते हो स्टॉप वर्ड्स जो पहले से प्री डिफाइंड है। जो इज एम आर ये सारा चीज क्या है, पहले से प्री डिफाइंड है। देन जैसे आप डाउनलोड करोगे तो वो क्या होगा, उसके कॉर्पस में जाके डाउनलोड हो जाएगा। कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है, क्या लिख दे सकते हो? तो आप ऐसे मांगो तो आप मांगे 4,000 कर सकते हो। कॉर्पस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट पे, कि जब भी आप चैट जीपीटी यूज करते हो ना, अगर उसको कॉन्टेक्स्ट पहले बता देते हो कि आपको काम करना है एज अ वेब डेवलपर, तो क्या करेगा वो आंसर जितना भी देगा ना, वो वेब डेवलपर के कॉन्टेक्स्ट पे देगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, कि कॉर्पस में क्या करते हैं, बेस्ड ऑन द सेगमेंट मार्केट के हिसाब से अलग अलग चीजें डिफाइन करते हैं। नेट तो नहीं चल रहा। तो जैसे आप स्टॉप वर्ड्स में चाहते हो, तो स्टॉप वर्ड्स में क्या होता है कि मल्टीपल लैंग्वेज पे भी होंगे। तो उसमें से मुझे कौन सा चाहिए, इंग्लिश का ही चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश का वर्ड ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सिर्फ लूप लगा रहे हैं। इस लूप में हमने क्या डिफाइन किया है, बता सकते हो? क्योंकि जितना भी चीज होगा ना, सिर्फ फंक्शंस और पाइथन का बेसिक्स होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि जितना भी एक्स्ट्रा वर्ड्स था वो सबको हमने रिमूव किया है। जैसे इसमें क्या था, पहले हमारे पास इज एम आर का कॉन्सेप्ट जितना भी था वो सारा चीज क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसमें से आपके पास क्या बचेगा, कि कुछ ही वर्ड्स बचेंगे जो इंपॉर्टेंट था, कि एनएलपी मेक्स मशीन्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एंड देन इट इज, वो सारा चीज हटा दिया, अमेजिंग। तो क्या होगा कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट चाहिए था वही कॉन्टेक्स्ट हमें मिल रहा है फिर। तो जैसे अगर हमको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, तो इसमें क्या करते हैं, वर्ड को और भी सॉर्ट करते हैं। तो वर्ड को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज होती है। पहला, कि मान लो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, रन, रैन और रनिंग। तीनों का क्या क्या मीनिंग होता है? इसका सर मुझे बताना। ये तीन वर्ड्स हैं, पहला कौन सा है? रन है, रैन है और रनिंग है। प्रेजेंट बाहर। वही हिसाब है। लेकिन अगर इसका रूट वर्ड लेके देखे तो क्या होता है, हमेशा रन ही होता है ना। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि आपके पास वर्ड्स होंगे, जैसे मान लो बॉय है, इसका प्लूरल क्या होता है, बताओ? बॉयज। आज इंग्लिश की क्लास में है। हाँ, क्योंकि एनएलपी में क्या है, नेचुरल लैंग्वेज में जो भी चीजें आप दे रहे हो इंग्लिश पे ही दे रहे हो, और जो हमारा चैट जीपीटी काम कर रहा है उसी के रूल के बेस पे काम कर लैंग्वेज पे भी था, नहीं कोई और कर रहा है, किसी और लैंग्वेज पे भी था। जिसके बेस पे ट्रेन किया गया है। कि जिन लैंग्वेज पे आपने ट्रेनिंग करके दिया हुआ है ना, उस पे काम करेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द मॉडल जो है इंग्लिश पे है, तो हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अगर सारे लोग वही मॉडल को हिंदी में करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हिंदी में सारा चीज़ होता है चैट जीपीटी का। तो हिंदी में भी आप देखोगे रिस्पॉन्स करता है अब चैट जीपीटी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अब हिंदी में भी जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं इंटरनेट में उसके थ्रू भी क्या किया, ट्रेन किया गया है उसको। इसी तरीके से स्पेनिश, मतलब अलग अलग लैंग्वेज पे उन्होंने क्या किया, अब ट्रेन किया है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आया था ना, तो वो सिर्फ इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में ही सारा जवाब दे रहा था, उसको बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती थी। लेकिन इंग्लिश में भी क्या होता है कि ये बॉय हो गया, ये बॉयज हो गया, इसी तरीके से मल्टीपल वर्ड्स होंगे। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों का रूट वर्ड क्या बनेगा, अगर आप क्या करते हो, चीजें रिमूव करते हो, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, देन उसका रूट वर्ड क्या कहलाएगा, कि लास्ट के जो एस ई एस रहेंगे आप उसको रिमूव कर सकते हो, ताकि उसका क्या हो, बेस वर्ड मिल जाए मुझे। दूसरा क्या करते हो कि जरूरी नहीं कि एस ई एस सी हमारा क्या हो, चेंज होगा। उसमें भी कुछ चीजें चेंज होती थी वर्ब के बेस पे, कि जैसे आप क्या करते थे, वांट, इसका वी टू क्या होता था, वांटेड, और वी थ्री क्या होता था, वांटेड ही होता था, है ना। और इन तीनों का रूट वर्ड देखोगे तो क्या बनता था, वांट ही बनता था।
तो हम लोग इसमें से क्या रिमूव कर रहे हैं, लास्ट के दो वर्ड्स अगर देखोगे तो इसमें से लास्ट के दो वर्ड्स रिमूव कर रहे हैं ना। और क्या जैसे ये क्या था, रन रैन रनिंग, इसका रूट वर्ड रन था। इसी तरीके से वांट वांटेड और वांटेड V1 V2 3 इस तरीके से चलता था। इसका भी रूट वर्ड क्या बनता था, वांट बनता था, है ना। तो इसका वांट बनाने के लिए आपने क्या किया, सब में से जिसमें ईडी था उसको हटा दिया ना, सिर्फ हमने सिर्फ यही किया ना, हाँ जी। सिर्फ ईडी हटा दिया। तो इससे क्या हो गया, इसका हमें रूट वर्ड मिल गया। अब रूट वर्ड क्यों फाइंड करते होंगे, सर डेटा को minimize डेटा करने जितना मिनिमाइज होगा उतना ज्यादा ही डेटा हम लोग रख सकते हैं, और जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करें, डेटा मिनिमाइज करें। तो यहाँ पे दो तरीका चलेगा। पहला कि लास्ट के कुछ पार्ट को कट ऑफ कर दो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ये वर्ड सेम इसी तरीके से मिलके बन रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड रहेंगे जिसके लास्ट के पार्ट को आप कट ऑफ नहीं कर सकते, उसका अलग ही मीनिंग होता है ना। तो जब हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्ट्रीमिंग का और एक लिमिटाइजेशन का। ये दिख रहा है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे जाएगा। स्ट्रीमिंग क्या करता है कि लास्ट के कुछ वर्ड्स को रिमूव कर देगा। तो वो वर्ड कौन से होंगे, अगर देखोगे कि जो भी हमारे पास स्ट्रीम्ड होगा उसके क्या रहेंगे, लास्ट के कुछ वर्ड्स रिमूव हो जाएंगे। और वो वर्ड क्या हो सकते हैं, एस हो सकता है, ई हो सकता है, एस सी एस होगा, एस सी एस होगा, ई एस होगा। और क्या क्या होते हैं ग्रामर्स के, आई एस होगा, आई एन जी होगा। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, जो लास्ट में क्या होते हैं मीनिंग को चेंज करने के लिए बनाते थे। तो वो क्या होंगे, ये पाँच छः या फिर 10 15 जो भी होंगे, इसके बेस पे क्या होगा आपका वर्ड में वैल्यू चेंज होगा। ईडी भी लिख सकते हो, मतलब जितने भी ग्रामर में डिफाइन है वो सारा चीज। तो जब ये चीजें करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्टीमिंग कहलाता है। ये समझ में आया कि वो क्या करेगा, लास्ट के कुछ पार्ट प्रीफिक्स को हटा देगा। देन हमारे पास लिमिटाइजेशंस में क्या रहता है कि ये इसका ग्रामर के बेस पे चलेगा। ग्रामर मीन्स V1 V2 V3, उसके पास क्या होगा, पहले से एक डिक्शनरी पड़ी होगी। अगर आप डिक्शनरी को कभी खोलोगे तो उसमें क्या रिलेटेड रहता है, रन रैन रनिंग रहता है, या फिर क्या रहता है, ईट एट रहता है। तो वो सारा चीज एक ही वर्ड में डिफाइन रहेगा कि इसका V1 इस तरीके से V2 है और उसका रूट वर्ड क्या है, ईट है। तो ये डिक्शनरी से ढूंढ के लाएगा कि इसका रूट वर्ड क्या हो सकता है, अंदर वहां से क्या करेगा, चीजें डिफाइन करेगा। दोनों में समझ में आया। अब दोनों में से फास्ट कौन हो सकता है, कि अगर आप ये चीजें सर्च कर रहे हो या फिर इनको चेंज कर रहे हो तो दोनों में से फास्ट कौन सा होगा चेंज करने के लिए। थोड़ा सा सोच के तो बताओ, क्या सर मुझे बताओ। दोनों में से फास्ट कौन सा होगा, स्टीमिंग या लिमिटाइजेशन। और तो क्या है, हम्म, पास ऊपर वाला होगा और कौन सा स्टैंड। स्टीम्ड का कॉन्सेप्ट क्या था, फिर कैसे बता सकते हो कौन सा फास्ट होगा कौन सा। स्टीम का कॉन्सेप्ट था जो लास्ट में प्रीफिक्स होता है उसको रिमूव करेगा। और जो हमारे पास लिमिटाइजेशन था उसका कॉन्सेप्ट था कि वो रूट वर्ड फाइंड करेगा जो उसके पास गिवन डिक्शनरी होगी उससे। तो फिर ये होगा लिमिटाइज मेरे हिसाब से कि होना चाहिए। एक तो ऊपर वाला तो मीनिंग भी निकाल रहा है तो वो वर्ड नहीं ला के दे रहा है, जैसे देख रहे हो अमेज भी वो प्रॉपर लेकर नहीं आ रहा है। हम्म, लेकिन फास्ट हमारा क्वेश्चन पहला क्या था, फास्ट स्टैंड ही होगा ऑब्वियस है। तो ये हमारा फास्ट स्टेम होता है। क्यों कि इसको वर्ड फाइंड नहीं करना पड़ता डिक्शनरी में। पहली बात, डिक्शनरी में जितना चीज डिफाइन करोगे उतना ही चीज का क्या करेगा, वो रूट वर्ड फाइंड करके देगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास क्या है 100 वर्ड्स का डिक्शनरी है तो उसमें 100 वर्ड्स ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इसका लिमिटेशन होता है। तो आपको उसके लिए फिर क्या करना होगा, इसकी डिक्शनरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, वर्डनेट का एक डिक्शनरी है। इससे ही वो क्या करेगा, तो उसके रूट वर्ड को फाइंड करके उसको रूट वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे रन रैन रनिंग है ना, इन तीनों का अगर मीनिंग देखोगे तो अगर इसमें डिफाइन होगा इस वाले में तो वो क्या करेगा, रन आपको क्या करेगा, कन्वर्ट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी में हम लोग देखें, इसी वर्ड में क्या करते हैं, रन रैन और रनिंग।
इसको मैं रन कर देता हूँ, तो आपको ये तीन वर्ड मिल रहे होंगे। अब इसी का मैं क्या करूँगा, लिमिटाइजेशन और स्टेमिंग करके दिखाऊंगा। एनएलटी के नॉट डिफाइंड तो रन किया था। इंपोर्ट, तो ये आ रहा है तीनों रन रैन। अब इसमें से लिमिटाइजेशन करते हो, पहले से डाउनलोडेड है। तो अगर फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे ना, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। इसने क्या किया, आईएनजी हटा दिया लास्ट वाले पार्ट से। अब इसमें देखोगे रन रैन रनिंग ही है, इसने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया होगा, क्योंकि मे बी जो डिक्शनरी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं उसमें वो डिफाइन नहीं किया होगा। अगर वो चीज़ डिफाइन रहती तो क्या करता है, इसको ये तीनों का एक ही नेम होता, क्या होता, सिर्फ रन रन और रन ही आता। तो बाय डिफॉल्ट जो वर्ड नेट है इसमें मे बी वो डिफाइन ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अलग डिक्शनरी यूज कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से कितने डिक्शनरी होंगे, कि हर एक कंपनी का अपना अपना होता है, तो इसमें 1000 2000 अलग अलग डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जितना ज्यादा वर्ड होगा वो उतना ज्यादा टाइम लगाएगा, कि अगर आपके पास क्या है, ज्यादा वर्ड है तो वो ज्यादा टाइम लगाएगा सर्च करने में। तो हमने क्या किया, एक बेसिक्स रखा है कि आप इन चीजों का यूज कर सकते हो। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि आप देखोगे मशीन, ह्यूमन, लैंग्वेज, लैंग्वेज में ई गायब है। क्यों, क्योंकि हमने इसको स्टैम किया था। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि कब हम लोग स्टैमिंग यूज कर सकते हैं और कब लिमिटाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं स्टैमिंग का यूज, आप बताओ। ऐसे ऐसे ही सोच के बताओ थोड़ा सा, अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रिव्यू, उसमें कौन सा ज़्यादा यूजफुल रहेगा मेरे लिए, कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर न्यूट्रल रिव्यू है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या कर सकते हैं दोनों में से, स्टैमिंग कर सकते हैं या लिमिटाइजेशन। क्यों। ये प्रॉपर, अगर उसे स्टैंड कर दोगे तो मेरे हिसाब से मतलब सही होगा। हम्म जैसे रेड कर दोगे, अगर उसे स्टैंड हो गया वो रेड हो गया, तो रेड से तो तो लेकिन आप उसमें देखोगे ना कि उसमें तीन कैटेगरीज में ही डिफाइन करना है, और मैंने उसको पहले से ट्रेन किया हुआ है। दो वर्ड्स हो सकते हैं स्टैंड कर दोगे। जैसे रिवर्स लगा देंगे, रिवर्स रिवर्स और रिवर्स्ड। रिवर्स रिव्यू एंड रिवाइंड। तो रिव्यूज हो गया, रिव्यू हो गया, रिव्यूड हो गया। रिव्यूड, रिव्यूज, रिव्यूइंग है। अगर तीनों को हटा दे सिर्फ रिव्यू रखे तो भी क्या होगा, काम चल सकता है। तो हमारे पास सही जो होगा। तो जितने भी हम लोग रिव्यू के बेस पे करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, कि जहाँ पे हमें सिर्फ क्या बताना है, क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वहाँ पे हमारा स्टेमिंग काम कर जाता है और अच्छा काम करता है और स्पीड रहता है। और जहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट रखना है कि एक्चुअली में क्या मीनिंग हो सकता है, जैसे चैटबॉट का हो गया, कि जो भी आप पूछ रहे हो वो क्या होना चाहिए, आंसर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपके पास लिमिटाइजेशन होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वैल्यू जो भी रहेगा उसके बेस पे क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक यूज केस इसी तरीके से देखते हैं। देन इसमें रहता है पास्ट ऑफ स्पीच, पढ़ा है, कि मान लो आपने वर्ड को अलग अलग डिफाइन तो कर दिया, लेकिन कौन सा वर्ड क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, बचपन में पढ़ा था, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश एक्टिव और पैसिव ये नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, नरेटिव, पढ़ा था। प्रीपोजिशन भी तो होता है, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। तो यही चीज तो अब तुम कंप्यूटर को बता रहे हो तो तुम्हें तो बताना पड़ेगा ना। तो ग्रामर हम लोग क्यों यूज करते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर। पहला मीनिंगफुल चीजों के लिए, कि जो चीज मैं लिख रहा हूँ सामने वाला भी वही चीज समझे, तो हमें क्या करना होगा, रूल डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा,
कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि अगर कोई भी चीज नाउन के प्लेस में यूज हो रहा है तो वो एज ए पर्सन की तरह ट्रीट होगा या फिर प्लेस की तरह ट्रीट होगा, है ना। अगर वो क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के प्लेस में यूज हो रहा है, अगर वो वर्ब है और एडजेक्टिव में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, तो बेसिकली क्या कहलाता है, सुपरलेटिव, कॉम्पेरेटिव, ये सारा चीज यूज होता था। तो वो क्या होगा कि हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अलग से डिक्शनरी होती है सॉरी, अलग से क्या होता है, पूरा ग्रामर्स के रूल्स होते हैं जिसको बोलते हैं टैग्स, कि कौन से वर्ड का क्या टैग बनेगा। उसके लिए फिर क्या करना होगा, आपको ग्रामर्स के रूल डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये हमारा क्या, एवरेज प्रोपोर्शंस पे है टैगर्स। ये टैग क्या करेगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है और वो बेसिकली क्या आ गया। जैसे एनएलपी क्या होगा, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी चीजें स्टार्टिंग में रहती हैं ज्यादातर देखोगे या तो वो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा, है ना। तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें शॉर्ट फॉर्म में दिखेंगी, जैसे ये एनएनपी है, मतलब ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, जो क्या है, पर्सन है। बोलते हैं ना पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो हमारा क्या है बाय डिफॉल्ट पर्सन के बेस पे। मैक्स क्या है, ग्रामर बताओ, मेक क्या होगा, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, मेक पक्का वर्ब है। तो इसने क्या बताया, वर्ब। मशीन्स क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो बाय डिफॉल्ट वो नाउन है तो आपको नाउन दिखेगा। इस तरीके से हर एक वर्ड का क्या है, उन्होंने चेंज कर दिया है कि बेसिकली कौन सा वर्ड क्या है। ईट क्या है हमारे पास, ईट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये आपको टैग करके दे रहा है कि ये बेसिकली है प्रोनाउन। तो इससे आप क्या करते हो, वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा क्या है, कि कौन से किस वर्ड पे किस प्लेस पे आ रहा है। इससे हमें क्या होता है, उसकी पोजिशनिंग पता चलती है, उसके बेस पे उसका मीनिंग। क्योंकि जो चीज़ अगर एडजेक्टिव में यूज हो रहा है और वही चीज़ अगर नाउन में यूज हो रहा है तो दोनों के मीनिंग में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो वो कैसे चेंज होता है कि वो कौन से प्लेस में यूज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में होता है। अगर वो एज ए नाउन यूज हो रहा है तो उसका अलग मीनिंग होगा, एज ए वर्ब यूज हो रहा है तो उसका अलग मीनिंग होगा, एज ए एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसका फिर अलग मीनिंग होगा। तो यही क्या होता है कि हमें यहाँ पे भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूज हो रही है। हम्म? जो हमारे वर्ब के क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, विशेषता, वही जो विशेषता बताते हैं। थोड़ा इंग्लिश में या हिंदी में मतलब क्यों, क्वालिटी सर, मैं आपकी बढ़िया सर, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, आपका आ रहा है। जो बेसिकली नाउन की क्वालिटी बताता है। क्योंकि मैं बचपन से हिंदी में पढ़ा हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे पास हिंदी आता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग विशेषता बोलो या तो फिर क्वालिटी बोलो। और वो किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन की क्वालिटी। तो वो क्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पे बस जो जो है, अंडरस्टैंड, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से सारा चीज डिफाइन किया है। देन इसमें से हमारे पास इसी के बेस पे क्या होता है, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट आ जाता है पूरा एनएलपी में। ये बेसिकली होता क्या है, क्या? नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। इससे हम लोग क्या करते हैं ना कि कौन सा वर्ड हमारा नेम है या ऑर्गेनाइजेशन है या डेट है, लोकेशन है, इसके बेस पे आपको पता चल जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डेटा इजिली सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये मेरा नाउन है और इसको अलग रख सकते हैं, ये हमारा डेट है इसको अलग कर सकते हैं। देन इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है ये ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने बोला था एप्पल फ्रूट, और एक क्या था, एप्पल कंपनी के बारे में। तो एप्पल हमारा क्या है, वो कोई फ्रूट है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या ग्रामर के बेस पे क्या बोल सकते हैं, नाउन नाउन। बोलेंगे। और जैसे हमारे पास एप्पल अगर वो किसी कंपनी के साथ और अटैच हो रहा था, वो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। उसमें कुछ नहीं आएगा सर, किस पे, 30 मिनट में जाके नाम की तो लेट आएगा सर। नहीं तो हमारे पास नेम एंटिटी में यही ना कि ये आपको सेग्रीगेट करके दे देगा कि कौन सा पर्सन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सा लोकेशन है। तो जब किधर गया इसका? इंटरजेक्शन बताओ सर, मैं मान जाऊंगा सर। इंटरजेक्शन क्या होता है?
इंटरजेक्शन, जैसे टू हो गया तुम्हारा, ये सारे इंटरजेक्शन है तुम्हारे पास। गूगल, हाँ कर सकते हैं। देन हमारे पास दूसरा था कि आप इन चीज़ों को यूज़ करना चाहो, तो मैंने सेकंड लाइब्रेरी यूज़ किया है स्पाइसी का। स्पाइसी बेसिकली होता क्या है, ये भी लाइब्रेरी है, और इसमें क्या है ना कि सारे वर्ड्स आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो इसमें तीन तरीके का होता है कि तीन तरीके का डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हो। पहला स्मॉल का, दूसरा होता है मीडियम का, और तीसरा होता है लार्ज का। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्मॉल का। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा आपके पास इसका एमबी साइज पे होता है कि इतना एमबी पे होता है और जीबी पे होता है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्मल यूज़ करें 500-600 एमबी का रहता है। वो आपको फर्स्ट टाइम डाउनलोड करना पड़ता है। अगर आपके पास पहले से डाउनलोडेड है तो वो काम बन जाएगा, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? पाइथन है। स्पेसी, ये डाउनलोड en core web sm। अगर स्मॉल डाउनलोड कर रहे हो तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो क्या होगा, रन हो जाएगा। तो इंस्टॉल एनकोर वेब करूंगा ना। नहीं तो ये पाइथन के थ्रू करते हैं हम लोग। ये अलग से एक डिक्शनरी है, मतलब ये क्या बोल सकते हो, अलग से एक हमारे पास वर्ड का कलेक्शन है। तो जैसे हम लोग इसका यूज कर रहे हैं, डॉक्स, कुछ है क्या, टेक्स्ट टू, प्रिंट होना चाहिए। ये दिख रहा है क्या आपको? इसमें क्या होता है, ये देख लो कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया था, एनएलपी मशीन्स, यानी इतना सारा था हमारे पास क्या है। एक लास्ट में मैंने गूगल ऐड ऑन कर दिया था, और एक एनएलपी। तो नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में क्या करते हैं कि आप पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, डेट और लेबल्स क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने मुझे क्या ला के दिया, एक एनएलपी ला के दिया। एनएलपी हमारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। गूगल भी क्या है हमारे पास, एक ऑर्गेनाइजेशन। इसको कैसे पता चलता है कि गूगल ऑर्गेनाइजेशन है, बताओ। लगे इसे कैसे पता चला कि एनएलपी और गूगल ऑर्गेनाइजेशन ही है? आपने वो दिया इसे बताया कि मैंने एक डिक्शनरी दिया हुआ है, अगर देखोगे तो। अब इसमें से सारी चीजें क्या है, प्री डिफाइन है। उसमें गूगल भी प्री डिफाइन होगा, और उसमें कोई क्या होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से ही डिफाइन होगा। अब वो सारी चीजें क्या है कि हमें यहाँ से मिल जाता है। देन हमारे पास होता है कि ये चलो, ये सारी चीजें हम लोग नेम नेम एंटिटी के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं कि इसका क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, कौन सा डेट है। अगर मैं डेट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो डेट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो 23/02 और 2024 हमने रन किया, इसके बेस पे ये रन करेंगे। तो ये दे रहा है, ये बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, कार्डिनल, मतलब ये आपका एक डेट है। तो डेट के बेस पे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हो आप, डेट्स लोकेशन, जैसे मैं क्या कर देता हूँ इसमें, इंडिया ऐड कर देता हूँ, तो वो बता देगा इंडिया हमारे पास इसमें ऐड किया, तो क्या है। अब इसका यूज केस कहीं क्या दिखता होगा, बताओ। इसका यूज केस क्या करते होंगे हम लोग, ये क्या बता रहा है कि आपके पास ज्योग्राफिकल है, लोकेशन है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, चीजें डिफाइन करते हो। और ये हमारा यूज केस बनाता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा डेट है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। कि आप किसी भी फॉर्मेट में कुछ भी लिखोगे, लेकिन क्या होना चाहिए, डेट फॉर्मेट में है तो डेट ला के देगा। अगर वो क्या है, पहले से ऑर्गेनाइजेशन से प्री डिफाइन है तो वो भी आपको ला के दे देगा। तो आपको क्या है कि वहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये चीज़ें दिखानी रहती है, तो क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और वो कहीं पे भी यूज़ हो रहा है तो हमारा क्या है, वो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको ला के दे देगा। तो ये क्या है, इसका एक यूज केस बोल सकते हो, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। आप क्या कर रहे हो, उसमें से कौन सी चीजें क्या है वो क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बस इसका काम बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, मॉडल्स बनाने होंगे। मॉडल्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा।
तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होंगे। तो सबसे पहला जो मेथड मेथड होता है वो बेसिकली क्या होगा, काउंट का। काउंट बेसिकली क्या होता है बता सकते हो? ठीक है, पता है। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। काउंट मतलब कौन सी चीजें कितनी बार रिपीट हुई है ना। तो सबसे पहला हमारा यही होता है कि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमारा होता है बैग ऑफ वर्ड्स, कि आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो देख रहे हो आप। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, या तो खुद से एक मेथड बना लो। काउंट के लिए मेथड कैसे बनेगा बताओ? अगर मुझे इजी क्वेश्चन। अगर मुझे पूछ बताना है कि गुड इसमें कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो लूप कैसे चला करोगे? के एक तो ये स्ट्रिंग पास कर दोगे और उसमें लूप चला दोगे और उसमें एक काउंट का वेरिएबल ले लोगे, और कौन सा वर्ड कितने टाइम से रिपीट हो रहा है उसमें क्या करोगे, स्टोर करवाते जाएंगे। तो वही काम हम लोग किस में कर रहे हैं, काउंट वेक्टराइजेशन पे। इसका काम वही है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी वर्ड पास करोगे इसके अंदर सेंटेंस के फॉर्म में, वो क्या करेगा उसको काउंट करके दे देगा। लेकिन काउंट वेक्टराइजेशन में जो भी डेटा पास होगा वो किसके बेस पे पास होगा, कि आप नॉर्मल टेक्स्ट के बेस पे पास कर सकते हो या फिर पूरे लिस्ट के बेस में। लिस्ट में क्या होता है, स्ट्रिंग। तो आपका वन बाय वन भी स्टोर कर सकते हैं ना। तो बाय डिफॉल्ट कॉर्पस क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लो। एंड देन हमारे पास एक पहले से क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट बना लो, एंड उस ऑब्जेक्ट को क्या करो, फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दो। फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या है, उसके अंदर का मेथड होगा। जैसे ही वो वर्ड डालोगे तो आपको क्या होगा, इस तरीके से अलग अलग वर्ड मिलेगा। अब उसी चीज को क्या कर सकते हो, एरे में कन्वर्ट करके देख सकते हो। एरे में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? एरे क्या होता था याद है ना, बताओ? कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँ +1 x, तो ये x हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है 1/14 का। इसको डेट डॉट टू एरे, एक हमारे पास फंक्शन होता है। वो क्या करता है कि उसमें जो नंबर्स होगा वो आपको इस तरीके से दे देगा, कौन सा वर्ड कितने टाइम रिपीट हुआ है, और ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो हमेशा 2D में दे रहा है। 2D में क्यों है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। एंड देन कॉलम में हमने क्या रखा है, फीचर्स नेम आउट का। तो यहाँ पे आपको फीचर्स नेम दे रहा है और यहाँ पे क्या दे रहा है उसका वैल्यू। इसको मैंने डेटा फ्रेम में क्या किया, कन्वर्ट करके रखा। डेटा फ्रेम में बेसिकली होता क्या है, उसमें रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट होते हैं, या फिर 2D बोल सकते हो। 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब कि जो आप सीट में रखते हो ना रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं 2D। तो ये हमारा 2D हो गया। तो इसको हमने क्या किया, नंबर में कन्वर्ट करके रखा है। अरे एरे के अंदर तो हम लिस्ट वगैरह सब स्टोर करा सकते हैं। एरे और लिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों तो मतलब सेम लिस्ट तरीके कह से। रहा हूँ, सॉरी स्ट्रिंग वगैरह। ए टू लेकिन ये जेड मना कर रहे हैं क्या? चैट जीपीटी। एरे के अंदर तो करा सकते हैं, स्ट्रिंग हम कह रहे हैं कि एरे कैन ओनली बी कंटेन द सेम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट तो सेम यूजुअली कलेक्शन बोल रहा है ना, यूजुअली ऑफ सेम टाइप। तो सेम टाइप बोल रहा है ना, ये तो नहीं बोल रहा है कि स्ट्रिंग नहीं कर सकते। सेम डेटा टाइप होना चाहिए, कि उसमें जो भी डेटा का स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए सारा, इंट है तो इंट ही होना चाहिए, फ्लोट है तो सारा फ्लोट होगा। वो बेसिकली उसका कहने का मीनिंग है, समझ में आया? कि एरे में जो भी चीज़ हम लोग सेव करके रखते हैं ना, वो सिंगल डेटा टाइप रहता है। कि अगर आप उसमें इंट भी रख रहे हो, फ्लोट भी रख रहे हो और स्ट्रिंग रख रहे हो, तो बेसिकली सारे डेटा को किस में रखेगा, स्ट्रिंग में रख देगा अपने आप। क्यों? फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, सबको अलग अलग रखता था, तो उससे क्या इशू आ रहा था कि जब सबका डेटा टाइप अलग अलग है तो वो बार बार चेक करेगा डेटा निकाल के, कि पहले उसका डेटा टाइप चेक करेगा देन कैलकुलेशंस करेगा, है ना। लेकिन एरे में क्या बोलता है कि हम लोग बार बार डेटा टाइप चेक नहीं करेंगे, एक ही बार सबका डेटा चेंज कर देंगे। ये फिर आप चेंज कर लो, या तो फिर हम इधर से एक्सप्लिसिटली क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। एंड देन जो भी फंक्शंस उसमें यूज होना होगा एक ही फंक्शंस यूज हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, एज कम्पेयर टू लिस्ट हमारा एरे फास्ट होता है। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, एरे पे ज्यादातर काम करते हैं और 2D पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में ज्यादातर डेटा क्या होता है, रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में ही आपको मिलता है ना। तो इसलिए हम इसको 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन ये हमारा क्या हो गया, पहला बैग ऑफ वर्ड होता है। इस तरीके से हमारे पास कितने मेथड होंगे नंबर में कन्वर्ट करने का,
तो ये काउंट हो गया। दूसरा कि रेशियो के बेस पे हो सकता है ना, कि किसका कितना रेशियो है। तो उसको हम बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब कौन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है और उस डॉक्यूमेंट में कितना वैल्यू है। कि बाय डिफॉल्ट हर एक वर्ड कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसका परसेंटेज में आप प्रोपोर्शन देखोगे कि ये क्या है, 0.33 है, 33 मतलब सबका सेम है। अगर मैं कोई एक वर्ड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यह एक वर्ड को क्या करते हैं, दो तीन बार लिख देते हैं, यहाँ पे भी गूगल और एनएलपी गूगल, इसको मैं रन कर लेता हूँ। और मेथड्स, टेक्स्ट, वेक्टराइजेशन। मैंने बताया जो मोस्ट कॉमन था वन हॉट इनकोडिंग आप यूज कर सकते हो। वन हॉट इनकोडिंग कैसे यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का यूज करके। साइकिट लर्न में हमारे पास था वन हॉट इनकोडिंग का, लेवल इनकोडिंग का। तो ये बेसिकली क्या करता था कि मान लो हमारे पास तीन वर्ड है, इसका वन हॉट इनकोडिंग बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे बता सकते हो। अगर मेरे इसी तरीके से 10 वर्ड है तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास 100 है तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के लिए वन हॉट इनकोडिंग यूज नहीं करते। ये कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास तीन चार वर्ड हो, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स पे क्या रहता है कि सारे वर्ड को क्या कर सकते हो, उसके फ्रीक्वेंसी के बेस पे क्या करते हो, दिखाते हो। जैसे मैंने अभी बताया था कि कौन सा वर्ड कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है वो। लेकिन उसमें क्या रहेगा आपके पास, कॉन्टेक्स्ट, कि कौन सा वर्ड का कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्या उससे वर्ड का क्या मीनिंग निकल सकता है। इससे सिर्फ क्या होगा, आपके पास क्लासिफिकेशन में सॉल्व हो जाएगा। कि मान लो एक वर्ड अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, गूगल को 3 टाइम्स लिखा तो ये 3 टाइम्स रिपीट करवा रहा है यहाँ पे, है ना। एंड गूगल ये दिख रहा है, मैंने 3 टाइम्स करवाया तो सबके चांसेस घट गए और इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, ट्रम्प फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट में वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा आपके पास, इसमें होगा टी एफ आई डी एफ, टी एफ आई डी एफ, इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स टर्म्स टी अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, कि वो कितने टाइम्स अपीयर हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट। तो अगर आप देखोगे हमारा गूगल कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 3 टाइम्स, और उसमें टोटल कितने वर्ड्स थे, कितना वर्ड था, 5 था पक्का। 1 2 3 4, 11 थे। तो वो क्या करेगा, डिवाइडेड बाय 11। तो ये बेसिकली टी एफ का टर्म फ्रीक्वेंसी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें कितना है, तो वो एक वैल्यू देगा। देन इसमें क्या रहेगा, इनवर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। इनवर्स मतलब अब वो कितना डॉक्यूमेंट है उसमें, ये दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पस डी। डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया सेंटेंस। आप अभी इस तरीके से लेके चल सकते हो कि उसमें टोटल कितने सेंटेंस है, और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेन टर्म्स डी। और उसमें से मान लो कि हमारे पास क्या 2 सेंटेंस थे, याद होगा तो, एक नॉर्मल जिसमें क्या था गूगल वाला था, और दूसरा हमारे पास क्या था, राज करके था, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने सेंटेंस हमने रखा था, एक ये रखा था और एक ये एनएलपी राज अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेंटेंस है, 2 है। तो इसका बेसिकली मीनिंग हो गया यहाँ पे
कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पस टी में कितने हैं, 2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2। और नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेन टर्म्स टी, और एप्पल कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा था दोनों में से, दोनों में आ रहा था या एक में आ रहा था, फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिर्फ आ रहा था ना, तो इसको बोलेंगे 1। तो ये 2/1 होगा, और इसका हमने क्या निकाला है, लॉग। अब ये दोनों का आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, कि टीएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया वो, और आईडीएफ किस तरीके से कैलकुलेट किया। जब दोनों कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आता है, नंबर आता है, और वही नंबर हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो टीएफ का बेसिक मीनिंग समझ में आया। टीएफ मतलब कि वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो गूगल हमारे 3 टाइम्स था, टोटल वर्ड कितना था, 11 था। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्म फ्रीक्वेंसी। और इनवर्स टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब आईडीएफ, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का। ये बेसिकली क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, तो 2 हैं, और उसमें से कितने हैं जिसमें गूगल रिपीट हो रहा था, एक ही सेंटेंस था जिसमें गूगल था, तो इसको 1 इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा वैल्यू ला के देगा, वही हमारा क्या है, टीएफ आईडीएफ का वैल्यू होगा। अब इसका बेनिफिट क्या रहेगा, कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है वो पता चलता है, कि जो वर्ड्स जितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है इसके बेस पे क्या होगा, उनको एक परसेंटेज वाली वैल्यू मिलेगी। तो उससे पता चलता है इस वर्ड का क्या है, वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बाकी सबका क्या है, थोड़ा सा कम है। तो इससे क्या होगा, वर्ड का इंपॉर्टेंस पता चलता है, कि आपको पता चल जाएगा कौन से वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, वो वर्ड हमें क्या करना है, रखना है। तो इससे हमें ये पता चलता है। तो ये समझ में आया टी एफ आई डी एफ का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल्स होते हैं, कि हम लोगों ने बैग ऑफ वर्ड यूज कर लिया, टी एफ आई डी एफ आप यूज कर सकते हो, देन काउंट वेक्टराइजेशन आप यूज कर रहे थे, कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रिपीट कर रहा है। देन फिर आता है आपके पास एडवांस, जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। ये बेसिक्स था जो हम लोग यूज कर रहे थे। तो उसमें से पहला आता है वर्ड इम्बेडिंग। वर्ड इम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, इम्बेडिंग का मतलब बताओ, इम्बेडिंग का मीनिंग। क्योंकि हम लोग डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं ना, इसलिए हमें यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा बेसिकली। एक कोड के अंदर दूसरा कोड। नहीं, इम्बेडिंग। एम्बेड एक कोड है, के अंदर एक कोड और डाल दो, एम्बेड कर दिया। तो उस मतलब सिंपली आप बोल सकते हो ना, किसी एक चीज से दूसरी चीज को अटैच करना। हाँ वही तो हो जाता है। तो कोडिंग के बेस पे हो रहे थे, कोडिंग के कोडिंग, बेसिस कोडिंग के बेस पे भी बोल सकते हो, वो भी सही था। बट जैसे आप देखते होगे ज्यादातर, अगर रियल एग्जांपल में देखोगे, तो कभी भी आपने यूट्यूब ओपन किया होगा, पे। तो कॉपी करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आता होगा कोड इम्बेडिंग का। नहीं, तो ये करके देखते हैं। एनएलपी, मान लो ये क्या है हमारे पास, और यहाँ से आप क्या करते हो, शेयर करते हो। ये दिख रहा है, इम्बेडिंग का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो ये पूरा कोड आपके पास आ जाएगा, दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इस यूट्यूब के पूरे कोड को अपने किसी भी साइट के साथ या फिर कहीं पे भी क्या कर सकते हो, एचटीएमएल पेज में लगा सकते हो, और डायरेक्टली क्या होगा, वहाँ पे शो होगा। आपको फिर यूट्यूब ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वीडियो क्या होगा, डायरेक्टली आपके वेबसाइट में चलेगा, अगर ये कोड डायरेक्टली आप वहाँ पे यूज करते हो। तो ये हो गया एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, कि एक सीक्वेंस में सारा चीज इंबेड करके रखते हैं। क्या आप क्या करते हो, एम्बेडिंग करके रखते हो सीक्वेंस, कि कौन सा वर्ड में क्या चीजें होंगी, किसका क्या मीनिंग होगा। तो एक वेक्टर में क्या करते हो, अपलोड करके रखते हो, मतलब ताकि चीजें क्या हो, आपके लिए इजी हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वेक्टर में कैलकुलेट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू किसी भी अदर कॉन्टेक्स्ट का।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स इन द कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस, कि इससे पहले जो भी चीज हम लोग रख रहे थे जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूअस में ही हो। अब इसमें से जरूरी नहीं कि ये सारा चीज क्या हो, सेम सीक्वेंस में ये स्टोर रखता हो। ये बाय डिफॉल्ट किस में स्टोर रख रहा है, एज अ वेक्टर इस तरीके से स्टोर रख रहा है। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉलम को इधर उधर भी तो कर सकते हैं, है ना। अगर हमने कॉलम को इधर उधर कर दिया तो भी क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरे वर्ड का, पूरे सेंटेंस का। कि जैसे मैंने किया, दिस इज सिंपल बॉय, और एक मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इज दिस बॉय। सिर्फ मैंने एक वर्ड को इधर उधर किया है, तो इससे क्या हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। कि दिस इज अ बॉय और इज दिस अ बॉय, दोनों का मीनिंग क्या हो गया, पूरी तरीके से अलग है। यह एक लड़का है और मैंने क्या किया, क्या यह एक लड़का है, दोनों का मीनिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए फिर हमने क्या यूज़ किया है, एम्बेडिंग टेक्निक का यूज़ किया है, जो कहाँ पे पॉसिबल था, न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। तो पहला हमारे पास जो टेक्निक था, ये क्या हो गया, वेक्टराइजेशन करने का। इसमें क्या था कि आप कैप्चर कर सकते हो क्या चीज़ें, कि टेक्स्ट के नंबर्स कैप्चर कर सकते हो, उसके सेमेंटिक मतलब कि कौन से वर्ड के बाद क्या मीनिंग आ सकता है। देन रिलेशनशिप्स, और क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। ये सारा चीज आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। उसमें से पहला मेथड था वर्ड एम्बेडिंग। आप क्या कर सकते हो, सारे वर्ड को एम्बेड कर सकते हो, कि कौन से वर्ड के बाद क्या होगा, सबको एक नंबर देते जा रहे हैं हम लोग। एंड देन जिसका क्या होगा, नंबर सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्लोजर, मतलब सेम सेम वर्ड बोल सकते हो। तो जैसे अगर आप देखोगे कोसाइन पे, सिमिलरिटी वर्ड्स, देखा तो सही है, ओपन इमेज, ये दिख रहा है। जिससे हमने क्या किया, 3D पे बनाया है। 3D में क्या है कि इन दोनों का कॉन्टेक्स्ट आपको सेम तरीके से दिखेगा। इस तरीके से इनका कॉन्टेक्स्ट, इनके से फिर मतलब अलग अलग तरीके से क्या होगा कि हर एक का कॉन्टेक्स्ट दिखेगा। वर्ब टेंस, और कुछ होगा हमारे पास, ये नहीं चलेगा। जैसे इसी को ले लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, वर्ड इमेडिंग में हम लोग क्या कहते हैं ना, इस तरीके से उसको क्या कहते हैं, नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, ड्रोन हो गया, रॉकेट हो गया, तीनों का डायरेक्शन देखोगे एक ही साइड पे है। तो हमने क्या किया, एक जेट लिया है, तो जेट भी क्या आएगा, इसी के आसपास आएगा। क्यों, क्योंकि रियल वर्ड से जब हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था, तो इन चीज़ों का जहाँ पे भी वर्ड यूज हो रहा था, तो ये सिमिलैरिटी के लिए यूज हो रहा था ज़्यादातर। कि जहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, फाइटर जेट की बात हो रही थी, या फिर हमारे पास जहाँ पे भी वॉर की बात हो रही थी, वहाँ पे क्या होगा, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, रॉकेट और जेट भी आ रहा था। इसका बेसिकली मीनिंग क्या रहा रियल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, कि इन चीज़ों को आपस में क्या है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, मतलब ये सिमिलर होंगे कुछ ना कुछ बेस पे। तो ये सिमिलरिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, मिलियन ऑफ वर्ड्स के साथ ट्रेन करके। ये मिलियन ऑफ वर्ड्स हमने लिया, अब उसके बेस पे ये वर्ड इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे आएगा, ये चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग से कर रहे हैं। कि बाय डिफॉल्ट ये मत सोचना कि ये नंबर हमारे फर्स्ट टाइम में मिलता है। इसमें डायरेक्शन हैं? ये स्टार्टिंग में जब डायरेक्शन हमारा क्या होता है, सेम नहीं रहता है।
ये कहीं पे भी रेंडमली इधर उधर हो सकता है। अब हमारे पास क्या होता है ना, डेटा होता है। अब कौन से डेटा क्या होगा वो हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से ट्रेनिंग के टाइम में। और ट्रेनिंग जैसे जैसे करते हैं तो हमें एक ये नंबर मिलता है, 024 033 042, एक नंबर मिलता है वर्ड का। तो हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी डॉक्यूमेंट पास किया ना उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर आप देखते होगे कि हेलीकॉप्टर के जगह पे क्या कर सकते हो आप, जेट का यूज़ कर लो, रॉकेट का यूज़ कर लो, ड्रोन का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पूरे सेंटेंस में यूज़ हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट में, तो सिमिलरिटी जहाँ जहाँ पे दिख रही थी वहाँ पे ये तीनों वर्ड का यूज़ हुआ है। इसीलिए इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी तरीके से क्या होगा कि ये सारी चीज़ें किस वर्ड के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर यूज़ होता होगा, तो ये देख रहा होगा विंग्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, या फिर स्काई के रिस्पेक्ट में, या फिर इंजन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो रहा है, स्काई और इंजन के रिस्पेक्ट में ज्यादातर हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में यूज हो रहा होगा कि आपने एक आर्टिकल लिखा है जो सिर्फ क्या है, हेलीकॉप्टर और जेट और इन चीजों के बारे में, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी इन डिफेंस के बारे में है। तो उसमें कौन सी चीजें सबसे ज्यादा है, तो आप देखोगे स्काई के बेस पे हमारे पास क्या है, ये तीनों है। और इंजन के बेस पे भी ये तीनों के बारे में बात हुआ है। तो ये जो नंबर्स हमें मिल रहा है ये क्या हो रहा है, ट्रेनिंग के टाइम में मिलता है। और इसी चीज का हम लोग फिर आगे जाके क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे। ये नंबर ट्रेनिंग के टाइम में मिलेगा उसको। अब इसी नंबर से क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन। जैसे मैं स्काई लिखूंगा तो सामने वाला क्या करेगा, मुझे हिंट देगा कि इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हिंट कहाँ से मिलता है, तो जो इसके सामने वर्ड होगा ना वो वर्ड का हिंट आपको मिलेगा। ये समझ में आया? जैसे आप ईमेल लिखते हो, या फिर आजकल व्हाट्सएप में भी है कि जैसे ही लिखते हो ना तो उसमें क्या आता है, हिंट आने लगता है कि कौन सी चीज़ें लिख सकते हो। तो वो हिंट जो आता है ना वो देखने के पे बनता है कि ये हमारा क्या है, कौन सा वर्ड इसके रिस्पेक्ट में सामने है, मतलब इसके साथ फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं, गूगल कीबोर्ड फोन में जब भी आप टाइप करते हो तो नीचे क्या आता है, सजेशंस में वर्ड आने लगते हैं, है ना। तो जैसे टाइप करते हो तो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कि ये आप लिखो, तो सिर्फ क्लिक कर देते हो। तो उसको कैसे पता चलता है कि कौन सा वर्ड आएगा। आपके एक्सेल पुराने टाइपिंग करता है डेटा से। तो वो कैसे, स्टार्टिंग में तो नहीं दे रहा था जब नया फोन था तो उसने क्या किया, धीरे धीरे आप जो टाइप आप कर रहे हो, आइडिया ना करो। वो गूगल फेसबुक जो भी है स्टोर करता जा रहा है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, उसके बेस पे ट्रेन कर लेता है। जैसे वो ट्रेन हो गया तो जब उसको लगता है कि हमारे पास इनफ डेटा है देन वो आपको गाइड करता है कि आपने लिखा है कि हेलो, उसके बाद आप फ्रिक्वेंटली लिख रहे थे कहाँ हो, तो वो हेलो के बाद आपको क्या करेगा, तुरंत रिकमेंड करेगा कहाँ हो लिखने का। तो जो भी चीज़ आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, दो तीन वर्ड के बाद जो भी चीज़, तो वो क्या करेगा, गाइड करते जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप टाइपिंग करते जाते हो, जितनी चीज़ें लिखते जाते हो, तो उतने अच्छे से क्या होगा कि आपको गाइड करता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, काउंट होके इस नंबर पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो कौन सा वर्ड कहाँ पे लिख रहे हो उसके रिस्पेक्ट में कौन सा वर्ड नजदीक आ रहा है कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, तो वो हमें रिटर्न करता है। तो ये कैसे रिटर्न होता है, तो ये बेसिकली नंबर्स के बेस पे कि उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हमने थ्री कॉन्टेक्स्ट क्यों रखा है, एक्स वाई और जेड ही क्यों रखा है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कितना टोटल वर्ड्स ले सकते हैं। यहाँ पे भी नंबर्स कितने होंगे, 0 से 9 हो सकता है ना। यहाँ पे भी 0 से 9 हो सकता है, और यहाँ पे भी 0 से 9 हो सकता है। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है बता सकते हो, टोटल कितने वर्ड इस तरीके से एक वेक्टर में रख सकते हैं। क्या सर क्या? सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास क्या है, सिंगल वर्ड में आपको क्या करना है, वर्ड कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है सिंगल नंबर में, एक ही जाएगा, 0 से 9 जाएगा ना। तो मतलब टोटल आप 10 वर्ड ही स्टोर कर सकते हो, पहले ये हो सकता है। आपने वन में पूछा ना मुझसे। हाँ मतलब वन नंबर में, एक नंबर में एक जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 0 से 9 तक ही नंबर रहता है दस ना, वन जाएंगे, डिजिट का। फिर 10 जाएंगे। 10 जाएगा, तो उससे ज़्यादा वर्ड नहीं रख सकते। तो फिर हमको इसको क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। तो क्या करते हो इंक्रीज करने के लिए, 0 से 100 ले जाओगे, है ना। इस तरीके से आप जितना वर्ड होगा उतना इंक्रीज कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिकली सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, कि 0 1 2 3 100 तक जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास वर्ड होगा उसमें क्या होगा, एक अलग डायमेंशन यूज करेंगे। क्यों, कॉन्टेक्स्ट भी तो मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हो ना, स्काई के बेस पे सारी चीजें डिफाइन कर रहे हो।
तो वो वन डायमेंशन में काम चल जाएगा, मतलब एक नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन मुझे क्या है, अब इसमें इंजन के बेस पे भी उसको क्या करना है, डिफाइन करना है कि मेरे पास दो वर्ड है, स्काई और एक इंजन है। अब इसके रिस्पेक्ट में बताना है मुझे हेलीकॉप्टर। तो एक ही डायरेक्शन में तो वो लिख नहीं सकते, तो उसके लिए में क्या चाहिए, 2D चाहिए। मतलब आपको एक्स और वाई दोनों डिफाइन करना होगा। तो जो हमारा एक्स होगा वो बेसिकली क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंजन के रिस्पेक्ट में होगा। तो मान लो इसका कुछ नंबर दे दिया हमने 5। और जो हमारा वाई होगा वो स्काई के रिस्पेक्ट में होगा, कि जो हमारा रॉकेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता है, तो उसको मैंने ज़्यादा नंबर दे दिया 8। तो हमारा क्या हो गया, इंजन और स्काई के बीच में इस तरीके से दिखाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब ये जरूरी है कि ये दोनों के ही रिस्पेक्ट में आए। हमारे पास कुछ और भी वर्ड होंगे, जैसे क्वालिटी, फ्यूल, फ्यूल के बेस पे ले सकते हैं। अब हमने क्या बोला कि फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि वो वर्ड कहाँ पे आ सकता है। तो ये हमारा 3D में चला गया। तो 3D में क्या होगा, एक और वर्ड ऐड होगा, तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट दोगे किसके बेस पे, फ्यूल के बेस पे। तो पहला जो हमारा था वो इंजन के बेस पे हमने दिया, दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्काई के बेस पे दिया, और ये फ्यूल के बेस पे देंगे तो इसको क्या देते हैं, रॉकेट को सबसे कम नंबर, क्योंकि वो क्या करता है, सबसे ज्यादा फ्यूल खाता है, तो इसको मैंने 1 बोल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 कॉन्टेक्स्ट के बेस पे 3 अलग अलग नंबर्स दे दिए। इस तरीके से एक वर्ड के लिए कितने कॉन्टेक्स्ट होंगे रियल वर्ल्ड में, बताओ। कैसा? इस तरीके से कितने चीजों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक वर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, जितना हम लोग चाहें। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, बढ़ते जाता है। और जितना ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा डायमेंशंस बढ़ेगा। और उस डायमेंशंस के बेस पे ही हम लोग क्या करते हैं ना, रिलेशन फाइंड करते हैं। जो भी हम लोग जितनी भी चीजें करते हैं इसी नंबर के बेस पे काम करते हैं एनएलपी में। तो ये नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क होते हैं। ये नंबर तो अपने आप हिसाब से तो लगाएंगे नहीं। ये नंबर क्या होगा, हम अपने रिस्पेक्ट में अगर देने बैठे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग बता देते हैं कि अब हम मुझे जो भी चाहिए वैल्यू, उसमें से 50 कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कि एक वर्ड को क्या करेंगे, 50 अलग अलग वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि हर एक वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं एक, यमुना बैंक और एसबीआई बैंक। दोनों में हमने क्या लिखा, बैंक लिखा। क्या दोनों का बैंक का मीनिंग सेम है, यमुना बैंक और एसबीआई बैंक। तो, तो दोनों क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो वो कौन डिफाइन कर रहा है, इसके साथ जो वर्ड हो रहा है, मतलब इसके साथ जो कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है। तो मतलब उसका अलग से एक्सेस होगा, कि मान लो ये यमुना, ये बैंक का कौन कौन क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। और ये हमारा क्या है, यमुना का है। और ये हमारा क्या है, एसबीआई का है। तो एसबीआई और बैंक के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे बनेगा इसका कनेक्शंस, जो भी वर्ड का होगा नया वर्ड का। और हमारे पास यमुना और बैंक के हिसाब से इधर बनेगा। तो दोनों का डायरेक्शंस क्या होगा, अलग अलग होगा। कि हमने बैंक वर्ड का ही यूज किया, लेकिन देखोगे दोनों का डायरेक्शंस अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि दोनों का क्या है, टोटली मीनिंग्स अलग हो जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शंस अलग हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन के बेस पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ये डिग्री। और ये डिग्री बताता है कि कौन सा वर्ड सिमिलर है, कौन सा वर्ड अलग है। वो हमें बता देता है कि अगर इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या हो गया, दोनों वर्ड सेम सेम है। अगर इसका डिग्री ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो ये हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, वेक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू समझ में आया किस तरीके से काम करता है, कि किसके कॉन्टेक्स्ट में कितनी चीजें यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें कितना कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा हम लोग खुद से डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम लोग इसी की जगह पे लाते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क में क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में ये नंबर्स रेंडम होता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन करवाते हैं। क्योंकि हम लोग ने स्टार्टिंग से ही देखा ना, मशीन लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तभी क्या होगा, आप प्रिडिक्शंस करते हो। तो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, मतलब इस नंबर को क्या करते हैं, क्या हो गया, हमको हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को ट्रेन करते हैं। मशीन लर्निंग में याद है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते थे। ट्रेनिंग में क्या रहता था, डेटा। और उसमें क्या करते थे, एरर का रिड्यूस करते थे। मतलब इसी नंबर को क्या करते थे, एक्यूरेट कर रहे हैं। वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, एरर को रिड्यूस कर रहे थे, और यहाँ पे किसको रिड्यूस करेंगे,
इसके फ्रीक्वेंसी को या फिर इसके नंबर्स को, जो क्या होगा, ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए। तो जैसे ही हमें एक ऑप्टिमम नंबर मिल जाएगा, अब इसी चीज को, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। तो अगर ये क्या रहता, हेल्थ केयर के बेस पे रहता, तो अब जो भी आंसर करता वो किसके रिस्पेक्ट में आंसर करता, जो भी आंसर आता आपके पास हेल्थ केयर के बेस पे आता, है ना। यही चीज हमारे पास क्या रहता, सोशल मीडिया के बेस पे रहता। तो जो भी आंसर करता वो किसके रिस्पेक्ट में आता, सोशल मीडिया के। तो मतलब जिस टाइप का आपका कॉन्टेक्स्ट होगा, जिस टाइप का डेटा होगा, उसी टाइप का क्या होगा, आंसर आने लगेगा। और यही चीज हमारे पास क्या है, अभी है एलएलएम में। लेकिन एलएलएम में क्या है ना, कि ऑल ओवर द इंटरनेट का जितना भी डेटा है ना, सबसे ट्रेन कर दिया इन्होंने। तो उसका एडवांटेज क्या है, कि उसके पास हर एक कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग है ना। लेकिन उसको पहले बताना पड़ेगा आप किस कॉन्टेक्स्ट में चाहते हो। तो जब भी आप चैट जीपीटी में सर्च करते हो तो पहले कॉन्टेक्स्ट लिखते होगे, याद होगा तो मुझे क्या चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। तो वो रिस्पेक्ट लिखते हो, देन उसके बाद क्या लिखते हो, अपना पूरा मैसेज लिखते हो, तभी उसको समझ में आता है। तो ये इसी तरीके से काम करता है। पहले हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि मुझे किस एरिया के बेस पे आंसर चाहिए। तो वो एरिया डिफाइन कर लिया, अब उसके बेस पे क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और यही क्या था, बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम भी होता है कि आप पहले एरिया डिफाइन करते हो, उसके बेस पे सारी चीजें क्या करते हो, यूज करते हो। तो इतना समझ में आया। इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। तो आज के इतनी न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास सबसे पहला क्या हो गया, वर्ड एम्बेडिंग कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, पूरा सेंटेंस को ही कर सकते हो। तीसरा हमारे पास क्या होगा, प्री डिफाइंस, कि अगर आपको इतना सारा क्या करना है, ट्रेन करना है, तो आपको टाइम लगेगा। तो मार्केट में क्या है, पहले से अवेलेबल है व्हाट टू वेक। ये इसको किसने डेवलप किया है, तो गूगल ने किया है। गूगल ने किया है तो इसका क्या है, दो मॉडल्स हैं, एक स्किप ग्राम है और एक क्या है, कंटिन्यूअस वेब ऑफ वर्ड है। दोनों के क्या है, अपने अपने कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे। देन हमारे पास दूसरा क्या है, ग्लोब है, जो किसने यूज किया, बनाया है, स्टैनफोर्ड ने ट्रेन किया है। देन तीसरा हमारे पास क्या है, फास्ट टेक्स्ट है, इसको किसने ट्रेन किया है, तो फेसबुक वालों ने ट्रेन करके आपको दिया है। या तो आप खुद से ट्रेन करो, या तो मार्केट में जो अवेलेबल है उसका यूज करो, है ना। यही कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ये तीन मॉडल ज्यादातर यूज होते हैं। और एज अ बिगिनर्स व्हाट टू वेक और ग्लो ये ज्यादातर यूज करते हैं। देन फिर आप क्या देखोगे, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि डॉक्यूमेंट टू वर्क, देन डीएफ आईडीएफ। देन क्या हमारे पास क्या है, अलग अलग मेथड और भी है कि ये किस तरीके से जनरेट कर रहा है। देन हमारे पास वर्ड होता है, ये क्या हो गया, पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या हो गया, कि कौन से वर्ड के बेसिक पे क्या होगा, उसका मीनिंग ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हमने उसके बेस पे वो यूज किया है। तो पहला क्या होगा, सिंथेटिक और सेमेंटिक, इमोशन के बेस पे। तो हमारे पास एल्बो है। फिर मैंने बताया था कि बर्ड, बर्ड क्या है, बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या यूज किया, ट्रांसफॉर्मर यूज करने लग रहे हैं। देन सेकंड हमारे पास क्या है, जीपीटी। ये क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। ये जो हमने प्री ट्रेन्ड मॉडल बनाया हुआ है, उसी से क्या करेगा, नेक्स्ट टेक्स्ट को जनरेट करेगा, इसके बाद क्या होगा वो जनरेट करके दे देगा आपको। जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं चैट जीपीटी में, कि वो बेसिकली क्या करता है, कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके बेस पे क्या वर्ड जनरेट कर सकते हैं, तो वही क्या करता है, वो जनरेट करके देता है। तो हम लोग ये पार्ट भी देखेंगे। देन फिर क्या है, कि नॉर्मली कंपेरिजन है। तो ये यूज केस समझ में आया कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। जमीन से आसमान तक। कि बेसिक नंबर में रिप्रेजेंट किया, देन बेसिक न्यूरल नेटवर्क यूज किया, देन फिर क्या किया, वर्ड इमेजिंग टेक्निक्स यूज किया, जो मार्केट में प्री डिफाइंस है वो यूज करेंगे। देन उसके बाद क्या, कि हम लोग एडवांस डॉक्यूमेंट इमेजिंग देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट भी स्टोर हो जाता है। और कॉन्टेक्स्ट कैसे स्टोर होता है, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया, ये वाला, कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, स्काई के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पहले आएगा। अगर स्काई और इंजन के बेस पे बात कर रहे हो तो हमारा क्या होगा, ये तीनों आएंगे। स्काई और विंग्स के बारे में बात करोगे तो हमारे ये तीनों आएंगे। तो ये क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे बात होगी। तो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे उसका क्या होगा, आपको वर्ड मिलेगा। तो वो चीज हमारे पास क्या है, प्री जनरेटेड है, मतलब पहले से ही हमारे क्या पास क्या ट्रेन करके मिला हुआ है। क्योंकि इसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को ट्रेन करने के लिए, अगर एक वर्ड को आप मल्टीपल वर्ड के साथ मिला रहे हो तो उसको ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा, एक हफ्ता। चैट जीपीटी कब से बनना स्टार्ट हुआ था, 3 4 साल। 2016 में उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और वो जाके मिला था आपको 2022 में। 2022 में ही आया था ना। तो 2 साल उधर, 4 साल, 6 साल लगे थे उसको सिर्फ चीजें बनाने में। वो भी तब बना
जब हमारे पास रिसर्च पेपर आया, कौन सा, ट्रांसफॉर्मर्स का। अगर ये पेपर नहीं आता तो अभी अलग ही चीज़ होता, कि अभी हम लोग इतना कर पाते नहीं कर पाते वो अलग चीज़ है। लेकिन जो आज है, इतना नहीं होता, इतना तो था। ट्रांसफॉर्मर ही क्या किया, पूरे कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया। रिसर्च पेपर क्या होता है? है रिसर्च पेपर, बेसिकली आप कोई भी चीज़ क्या करते हो ना, जो चीज़ सॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करते हो। जैसे कोई प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हुई है अभी तक, आप उसको सॉल्व कर रहे हो। तो जो पीएचडी करते हैं ना, उसको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उसको आप सॉल्व करो। तो गूगल में ज़्यादातर टीम होती है, तो उसकी टीम क्या करती है, रिसर्च करती है। तो उसी ने बनाया था ट्रांसफॉर्मर्स। फिर आप मेरा क्वेश्चन, व्हाट आर रिसर्च पेपर? रिसर्च पेपर होता है जिसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई थी, कि ये चीजें कैसे कैसे सॉल्व किया है मैंने। हम्म, एम्बिएंट ऑफ। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक बनाया है। अब इस कोल्ड ड्रिंक को कैसे बनाया है, पूरा रिसर्च पेपर में क्या करते हो, आप लिखते हो कि ये इसका जो भी इंग्रेडिएंट है इस तरीके से, इतने टाइम तक ये चीजें जाएंगी, इतना डेटा मैंने लिया है, इसके रिस्पेक्ट में ये आंसर आ रहा है। तो वो क्या हो गया, पूरा उनका पेपर हो गया। समझे। और उसके बेस पे क्या होता है कि आप दो चीज कर सकते हो, या तो फ्री रख सकते हो उस पूरे पेपर को, या तो क्या कर सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जो ओनर है उसको ये होता है। कि ये अगर कोई यूज करना चाहे तो परमिशन मुझसे लेगा। अगर परमिशन देने के लिए, अगर मैं फ्री में देना चाहूँ दे सकता हूँ, पैसे लेना चाहूँ तो पैसे ले सकता हूँ। तो यही चीज चलता है। तो इन्होंने भी क्या किया था ना, कि ये नॉर्मल वर्ड एम्बेडिंग था, वो सही से काम नहीं कर रहा था। अगर काम भी कर रहा है तो मेमोरी एफिशिएंट और टाइम पे नहीं था। कि मान लो ना ही मेमोरी एफिशिएंट है ना ही टाइम, तो हमने लिए क्या बेनिफिट होगा, कुछ नहीं। तो जो ट्रांसफॉर्मर आया ना, उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा था, बाकायदा था कि ये ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है और रिसोर्स बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जिस हिसाब से ये रिसोर्स ले रहा था, उसका आउटपुट में एक्यूरेसी में क्या था, बहुत ज्यादा ही था। तो इसी के बेस पे हमने क्या किया ना, इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 2017 में आया था, और 18 में आने के बाद इस पे क्या हो गया, अलग अलग मॉडल बनने लगे। तो पहला बर्ड था, जो गूगल ने खुद बनाया था उसी से, और दूसरा जीपीटी था, जो उसी का पार्ट था, जो क्या गया, ओपन एआई ने यूज किया। अब ये दोनों ने अपना खुद की कंपनी बना ली। और यही चीज अब क्या आ रहा है, सारी चीजों में चल रहा है, जितने भी एलएलएम मॉडल्स है ना, वो जीपीटी या फिर बर्ट है। समझे। तो इसी के बेस पे हम लोग यहाँ तक वर्ड देखें। की बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। और जीपीटी क्या क्या होगा, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। तो देखोगे दोनों ट्रांसफॉर्मर का ही पार्ट है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे भी लिखा हुआ, वेरी लार्ज मॉडल है, इसमें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा लगता है। इसका भी सेम है, कंप्यूटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और इसका रिक्वायर होता है लॉट ऑफ डेटा फॉर ट्रेनिंग, जो बेसिकली नॉर्मल कंपनीज के लिए नहीं होता। और इसकी एडवांटेज क्या रहेंगी, स्टेबल ऑफ द आर्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, कि कोई भी आप काम करवा सकते हो। कैप्चर बाय डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट, कि कोई भी वर्ड लिख रहे हो उससे पहले का मीनिंग और उसके बाद का मीनिंग क्या होगा, वो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा इसमें। और इसमें क्या था, कि परफॉर्मेंस, जब भी आप कोई टेक्स्ट जनरेट करते हो, चैट जीपीटी में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही जनरेट होता है। तो इसमें हमारा जीपीटी अच्छे से काम करता है। और इसको आप क्या कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मीनिंग क्या हो गया, कि आप किस फील्ड के लिए यूज करना चाहते हो, किस बिजनेस पर्पज के लिए सॉल्व करना चाहते हो। तो ये चीज़, दो चीज़ है जो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने एक बेसिक आज का देखा है। तो नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे बेसिक्स, कि हम लोग टेक्स्ट क्लासिफिकेशंस करके देखेंगे। दूसरा हम्म।